हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सर्विया। हमारी जो डेली एमसीक्यू वीडियो सीरीज चल रही है उसमें आज एक नया वीडियो है। और जैसे पिछले वीडियो में हमने एक एक एमसीक्यू को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, आज भी हम वही करने वाले हैं। एक एक एमसीक्यू बहुत बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा। टॉरस मिसाइल इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच कंट्रीज। तो टॉरस मिसाइल है, कौन सी दो कंट्री ने मिलकर इस टॉरस मिसाइल को डेवलप किया, बनाया। तो ऑप्शन ये है, यहाँ पे टॉरस मिसाइल दी हुई है पिक्चर में दोस्तों। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है हमारा। ए रशिया चाइना, बी म्यांमार एंड नेपाल, सी फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी एंड स्वीडन। आपके पास 10 सेकंड है और 10 सेकंड में आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, फिर हम आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। चलो, फर्स्ट ये मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ दोस्तों मिसाइल के बारे में। पहली बात, वेट से शुरू करते हैं। कितना वेट है? 1400 kg। और लेंथ क्या है? लेंथ है 5.1 मीटर। नेक्स्ट क्या है? सबसोनिक मिसाइल है। सबसोनिक मिसाइल का क्या मतलब होता है? जो साउंड से जिसकी स्पीड कम हो उसको बोलते हैं सबसोनिक। सबसोनिक मिसाइल। नेक्स्ट, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है। लॉन्ग रेंज मिसाइल कितना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है? 500 किलोमीटर। प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल। प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल है। क्या मतलब हुआ? एकदम अपने टारगेट को जीपीएस को फॉलो करते हुए अपने एकदम टारगेट को हिट करती है। जैसे दो टारगेट को हिट करती है। एक टारगेट जो स्टेशनरी पोजीशन में, मतलब जो मूव नहीं कर रहा। दूसरा टारगेट जो सब स्टेशनरी पोजीशन में, उसको भी हिट करती है। मतलब जो मूवमेंट में उसको भी हिट करती है, जो स्टेशनरी पोजीशन में हो तो उसको तो ऑब्वियसली हिट करेगी। दूसरा है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का क्या मतलब होता है दोस्तों? उससे पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, एक और जो है ये है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब होता है दोस्तों? देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल को हम सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी बोलते हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी बोलते हैं। उसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे, यहाँ से लॉन्च पैड है, या यहाँ पे टारगेट है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल कैसे ये अटैक करेगी? पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी और फिर टारगेट को हिट करेगी, इस तरह से। ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखिए क्रूज मिसाइल क्या होती है। वो क्रूज मिसाइल होती है, उसको बोलते हैं एयर टू सरफेस मिसाइल। एयर टू सरफेस मिसाइल। एयर टू सरफेस मिसाइल जैसे यहाँ पे प्लेन से उसको छोड़ा जाएगा मिसाइल को, फिर वो लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हुए, लो एल्टीट्यूड मतलब ये रडार बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड है तो रडार में वो हो सकता है, कैप्चर हो सकता है, लेकिन ये लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करती है और अपने टारगेट को हिट करती है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल के जैसे नहीं, ऊपर जाएगी फिर वो वापस अगर अपने टारगेट को हिट करेगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए इसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। जैसे क्रूज मिसाइल का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो ब्रह्मोस, ये क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल है। फिर इस बैलिस्टिक मिसाइल में S-400 भी आता है दोस्तों, जो सरफेस टू सरफेस हिट करता है, सरफेस टू एयर में भी हिट करता है। नेक्स्ट, हाँ, मिसाइल के बारे में मुझे लगता है मोस्टली बातें मैंने कवर कर ली है। नेक्स्ट देखिए, ये करेक्ट आंसर क्या था हमारा? जर्मनी है स्वीडन, ये हमारा करेक्ट आंसर था। देन अब जर्मनी के बारे में कुछ मैं आपको बातें बता देता हूँ। जैसे जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। और हाँ, जैसे जर्मनी की कुछ कार बहुत फेमस है, जैसे BMW है, जैसे ओडी है, जैसे फॉक्स वैगन है।
ये भी बहुत फेमस है। BMW, ऑडी है, और मर्सिडीज, यस, मर्सिडीज भी जर्मनी की बहुत ज़्यादा फेमस है। स्वीडन की मैं बात बताऊं तो आपको वॉल्वो यहाँ की बहुत फेमस है। तो हमारा करेक्ट आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट करके हमने ये राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। तो ऑप्शन है हमारा दोस्तों 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट है, 10 सेकंड अपने लीजिए और फिर हम डिस्कशन में आगे जाते हैं। चलो, करेक्ट आंसर है दोस्तों 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इससे राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट बना था, एजुकेशन वो फंडामेंटल राइट बना था, और वो आर्टिकल 21 में 21A में ऐड किया हुआ है। देखिए, पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं। अमेंडमेंट से पहले कुछ बातें जान लीजिए दोस्तों। एक होता है स्टेचुटरी लॉ, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोनों बातें अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, देखिए पहले स्टेचुटरी लॉ क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं आर्टिकल 14, उसमें क्या लिखा हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लिख दिए। जैसे आर्टिकल 15 में लिखा, नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट इन द नेम ऑफ द रेस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी के भी बेसिस पे किसी के साथ भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये सब आर्टिकल में लिखा हुआ है। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, जैसे अगर रेस के बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो क्या, कास्ट के बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो क्या, क्रीड के बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो क्या, रिलीजन के बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो क्या, राइट टू इक्वालिटी इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो नहीं किया तो क्या, आर्टिकल 16 में जो राइट टू इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिली तो क्या, आर्टिकल 70 ये कह रहा है कि अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, लेकिन फिर भी अनटचेबिलिटी फॉलो हो रही तो क्या, 18 जो है ये एबोलिशन ऑफ टाइटल, 19 जो है फ्रीडम के बारे में बताता है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर इसका वायलेशन हो रहा है तो क्या, तो उसका ऑप्शन हमें दिया हुआ है 32 में कि भाई यू कैन अप्रोच द एनीवन whomsoever fundamental right violated by any of the person, so they can approach the court। वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, लेकिन कोर्ट में जाएगा लेकिन कोर्ट भी कब पनिश कर सकती है किसी भी इंसान को, जब उसके बारे में लो बना हो। लेकिन यहाँ पे तो आर्टिकल 15 सिर्फ इतनी बात बताता है कि कोई किसी के साथ ये सारी चीज़ों की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अब उसका मैं आपको ये मेन बात स्टेचुटरी लॉ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए, अब आर्टिकल 35 है, तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 35 क्या कह रहा है, वो पार्लियामेंट को राइट दे रहा है, वो पार्लियामेंट को राइट दे रहा है कि ऊपर के किसी भी लॉ को फॉलो करने के लिए, उसके ऊपर फॉलो करवाने के लिए आप उसके ऊपर बहुत डिटेल में लॉ बना सकते हो। तो अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एक एक बात नहीं बता के गया है कि भाई कास्ट के नाम पे कोई अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो उसको 5 साल की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कि 2 साल की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कि 1 साल की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, या तो फाइन कितना होना चाहिए, वो डिटेल में नहीं बता गए। वो फिर पार्लियामेंट के ऊपर काम छोड़ दिया। तो पार्लियामेंट आर्टिकल 15 को फॉलो करवाने के लिए और बहुत डिटेल में उसके बारे में कोर्ट को भी पता लगे कि भाई ये इस तरह का क्राइम किया है तो हमें इतनी पनिश देनी है, तो वो जो पूरा लॉ प्रिपेयर करना है वो आर्टिकल 35 के अंडर होता है। उसको बोलते हैं स्टेच्यूट लॉ। मतलब एक जो फंडामेंटल राइट है उसको डिटेल में लिखने के लिए, खुद फंडामेंटल राइट नहीं, कोई भी राइट को बहुत डिटेल में लिखने के लिए अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो वो है स्टेच्यूट लॉ। कि एक राइट को आगे एक्सटेंड करने के लिए उसके बारे में डिटेल में लिखना, वो आर्टिकल 35 में दिया हुआ दोस्तों। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जैसे किसी भी आर्टिकल को या तो कोई भी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना, या तो कोई भी प्रोविजन को या तो कोई भी आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो 31 जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन उसको निकाल दिया। और आर्टिकल 21 ये 21 था राइट टू लाइफ, और ये ऐड करके राइट टू एजुकेशन ये ऐड किया हमने। 51 था लेकिन 51 ए ऐड किया हमने, ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम कॉन्स्टिट्यूशन में से कुछ यहाँ से निकाल रहे हैं या तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, उसके लिए हम आर्टिकल यूज़ करते हैं 368 का।
अब दोनों बातों के बीच में आपको फ़र्क समझ में आया होगा दोस्तों। 35 हम किसी चीज़ को डिटेल में लिखने के लिए 35 का यूज़ करते हैं, और 368 किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन से एकदम निकालने के लिए या तो किसी प्रोविज़न को ऐड करने के लिए हम 368 का यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलो, अब हम अपने अमेंडमेंट के ऊपर जाते हैं। हमारा क्या है अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है, इसमें कौन सी चीज़ें ऐड की गई वो देख लीजिए दोस्तों। पहला तो हमने इसमें ऐड किया आर्टिकल 51A। उससे पहले भी देखो इसमें आर्टिकल कौन सा था, ये पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी था, और पार्ट 4 कहाँ तक है, 35 से लेकर कहाँ तक जाता है, 51 तक जाता है। डन। तो इसमें एक ये हमने अभी क्या चेंजेस किया नया, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पार्ट 4 ए ऐड किया। दूसरा 51 तो था ही, 51 ए ऐड कर दिया हमने, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इतना किया। फिर हमने क्या किया, ये जो है ये 51 ए में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिए, वो सोवियत यूनियन से लिए हमने। और कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन से, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की है। जब ऐड की थी तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। फिर और हमने क्या किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने ये सोशलिस्ट और सेक्युलर दो वर्ड को ऐड किया। एक ये सेकंड काम किया। थर्ड काम क्या किया हमने, एजुकेशन को हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। कौन सी लिस्ट में, ये डाल दिया इसको कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे कितने लिस्ट है, और दो लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंटर लिस्ट, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में अभी दोस्तों कितने सब्जेक्ट, सेंट्रल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, 100। ये स्टेट लिस्ट में कितने हैं, 66। और ये कॉन्करेंट लिस्ट में कितने, 52। इतने सब्जेक्ट के, इसके ये क्या है, डिवीजन है कि जिसके सेंटर कितने लोग के ऊपर कौन सी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो है उसमें दोनों बना सकते हैं, स्टेट और सेंटर, ये है। और ये डिवीजन कहाँ पे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है शेड्यूल 7 में दिया हुआ है। कौन सा लिस्ट, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर में कितने, 100, स्टेट के पास कितने सब्जेक्ट है, 66, और कॉन्करेंट सब्जेक्ट में 52। डन। ये तीन चीज़ें हमने ऐड किया। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब उसमें हमने क्या क्या चेंज किया, जो ये इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने जितने भी फंडामेंटल राइट को ये निकाला था कॉन्स्टिट्यूशन से, उसको फिर से रिस्टोर किया। जितने भी फंडामेंटल राइट को निकाल दिया था उसको फिर से रिस्टोर किया हमने। आर्टिकल 31 को निकाल कर उसको रखा 300 ये आर्टिकल में रख दिया। ये क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी था जिसको निकाल दिया, और उसको फिर लीगल राइट बना दिया, फंडामेंटल राइट से निकाल दिया उसको। और एक और भी प्रोविजन 42nd अमेंडमेंट किया गया था, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी ये इंदिरा गांधी को हराने के बाद। अब जैसे आर्टिकल 20 और 21 किसी भी कंडीशन में कैसी भी इमरजेंसी हो, ये दो आर्टिकल जो है सस्पेंड नहीं हो सकते थे। इंदिरा गांधी जी के टाइम में ये भी हो गया था, दोनों आर्टिकल को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन सारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन फिर अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 जिसने ये 42 की जितनी भी गलती है उसको सबको सुधारी, ऐसा कहा जा सकता है। आर्टिकल 20 क्या है, ये अरेस्ट हुए लोगों के लिए है, और आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे अरेस्ट लिख दिया है। अरेस्ट जो हुए हैं उन लोगों के लिए आर्टिकल 22 है, और ये आर्टिकल 20 है वो है कन्विक्टेड लोगों के लिए। अब देखिए इसका क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ही दोनों को क्यों नहीं सस्पेंड कर देना चाहिए, और बाकी सारे आर्टिकल को क्यों सस्पेंड कर देना चाहिए, फंडामेंटल राइट को इमरजेंसी के टाइम पे, मैं उसका मतलब बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए उसका क्या रीज़न है। कन्विक्टेड लोग मतलब जिसको प्रूव हो गया है, जिसको पनिशमेंट वो मिल गई है, कोर्ट में भी प्रूव हो गया है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ प्रोविजन है, उसके लिए राइट दिया हुआ है आर्टिकल 20 में। जैसे एक बार जो क्राइम किया उसकी पनिशमेंट एक ही बार मिलनी चाहिए, वन टाइम एक क्राइम की पनिशमेंट एक ही बार मिलनी चाहिए। दूसरा लिखा हुआ है कि जिस टाइम पे जो भी क्राइम किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चोरी की किसी ने, और किसी ने चोरी की, तो उसके लिए मान लीजिए ये जो हमारे लॉ है उसमें लिखा हुआ है 3 साल की पनिशमेंट, तो उसी टाइम पे कोई नया चेंज करके उसको
4 साल या तो 5 साल कर दे और फिर जो किसी इंसान को 5 साल की सजा सुना दे, ऐसा नहीं हो सकता। जब जो क्राइम किया उस टाइम पे जितनी पनिशमेंट लिखी उतनी मिलनी चाहिए। थर्ड है, किसी को भी उसके अगेंस्ट ही विटनेस नहीं बना सकते, मतलब पुलिस वाले मार मार के उसको बोल रहे कि तूने एक क्राइम किया ऐसा मान ले, तो ऐसा करना भी गलत है। इसलिए देखिए किसी भी कंडीशन में ये पनिश, तो ये इंसान कन्विक्ट तो हो ही गया ऑलरेडी, प्रूव तो हो गया किसने क्राइम किया, तो फिर उसको उसको भी फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आर्टिकल 20 को बचा के रखा जाए, इमरजेंसी के टाइम पे भी उसको ये सस्पेंड ना किया जाए। आर्टिकल 21 क्या, राइट टू लाइफ है। कितनी भी इमरजेंसी लगी है लेकिन पुलिस वाले एनकाउंटर तो तब भी नहीं कर सकते। डन। राइट टू लाइफ है, जीने का राइट है, अगर किसी की भी लाइफ भी ली जाएगी, इफ द एनीवन डिप्राइव फ्रॉम हिज लाइफ देन इट मस्ट बी बाय द रूल ऑफ लॉ। तो मतलब कोई भी केस होगा वो कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट बोलेगी कि बहुत हीनियस क्राइम है, रेयर ऑफ द रेयर केस में आता है, तो फिर इसको कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी दे दो। तो एक कोर्ट के थ्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई राइट टू लाइफ, सबको जीने का राइट है, किसी को भी एनकाउंटर करके किसी को भी मार नहीं सकते। ये है दोस्तों, ये 44 में हमने चेंजेस किया था। अब मैं बता देता हूँ आपको, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारा ऑप्शन में था, उसमें हमने क्या चेंज किया 2002 में, वो देख लीजिए थोड़ा। इसमें हमने इससे हमने एक चेंजेस किया, वो है पहला तो आर्टिकल 21A को ऐड किया और कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया। ये पहले डीपीएसपी में हुआ करता था 45 में, कि वो ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता था कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंडिपेंडेंस के मिलने के 10 साल तक ये फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए बच्चों को। फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए, ये आर्टिकल ये 45 में लिखा था। तो ये देखिए दोस्तों, 36 से लेकर 51 तक ये क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डन। तो उसमें 45 में लिखा था गवर्नमेंट के लिए। तो अब उसको मानते हुए, वो एडवाइस थी और एडवाइस गवर्नमेंट ने मान ली, तो इसको क्या किया, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया। ये दो, जब भी एजुकेशन के बारे में बात आए दोस्तों, तो आपको 2-3 साल एग्जैक्टली याद रखने। एक तो 2002 जब ये एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट बना था, दूसरा 2009 फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट 2009 में ये एक्ट पास हुआ था, और ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था 2010 में। ये 3 ईयर आपको याद है, यहाँ तक क्लियर। हाँ, अब एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे ऑप्शन में था, ये रहा 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो भी देख लेते हैं। देखिए 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहले मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ, तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। चलो, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। देखिए इसमें क्या चेंजेस हो वो देख लीजिए दोस्तों। पहला चेंजेस ये हुआ कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक सेकेंड मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1985 में राजीव गांधी के टाइम पे लाया गया था, उसमें क्या था कि लोग जो है ना, ये एक कहानी हुई थी, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। 1967 में गयालाल नाम का एक इंसान, गयालाल, वो हरियाणा के एक कॉन्स्टिट्यूंसी से वो एमएलए, ये पार्टी एमएलए थे, और उसने 3 बार अपनी पार्टी थी 2 वीक में 3 बार पार्टी चेंज कर ली। 3 बार पार्टी चेंज की, इसलिए जो है ना ये कहावत बहुत फेमस हो गई, आया राम गया राम। ये 1967 का हरियाणा का केस है, जिसमें एक ही इंसान ने 2 वीक में 3 बार पार्टी चेंज कर ली, और इसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल भी लगा था हरियाणा में। ये कंडीशन की वजह से गवर्नमेंट आ रही थी जा रही थी, इसलिए वो प्रेसिडेंट रूल भी लग गया था। अब देखिए, अब इसको रोकने के लिए क्या किया, डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन एक लॉ लाया गया। अब उसमें क्या है, अगर कोई भी इंसान जो है वॉलेंटरली अपनी पार्टी छोड़ना चाहता है, वॉलेंटरली अपनी पार्टी छोड़ना चाहता है, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। दूसरा, पार्टी ने जो ऑर्डर दिया है उसको अगर नहीं फॉलो कर रहा है और वोट उसके अगेंस्ट दे रहा है, या तो वोट देने से मना कर रहा है, तब उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। थर्ड है, ये जो किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं,
उसके लिए। अब जैसे कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, तो नॉमिनेटेड मेंबर को क्या करना है, 6 महीने का उसके पास टाइम होता है किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले। 6 महीने के बाद अगर पार्टी को ज्वाइन किया तो सस्पेंड हो जाएगा। फोर्थ क्या है, ये इंडिविजुअल जो किसी भी पार्टी में नहीं है और जीत गए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों ने अगर जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो भी वो सस्पेंड हो जाएंगे। दो ही लोग के लिए जो है वो स्पेशल एक्सेप्शन है, वो एक है स्पीकर। स्पीकर मान लीजिए किसी को भी स्पीकर बना रहे हैं तो वो किसी पार्टी में से उसको पहले रिजाइन देना पड़ेगा और फिर वो स्पीकर की पोस्ट पे जा सकते हैं। तो ऐसी ऐसी कंडीशन में ये स्पीकर को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर लॉ नहीं लग सकता। दूसरी कंडीशन ये है कि जब ये, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन यहाँ से एड्रेस होता है 2/3। ये पहले जब था, ये मैं इस एक ये अमेंडमेंट हो तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जब 1985 तक, मतलब 2003 से पहले क्या होता था, 1/3 लोग एक साथ पार्टी को छोड़ के चले गए। अकेला इंसान नहीं जा रहा है, 1/3 टोटल चले गए। मतलब अगर ना किसी भी पार्टी में 90 मेंबर है और उसमें से 30 चले जाते तो फिर वो सस्पेंड नहीं होते। लेकिन फिर क्या किया, फिर भी इसका भी लूप होल, इसका भी फायदा उठाना एमएलए और एमपी ने शुरू कर दिया दोस्तों। तो फिर से एक लाया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। उसमें क्या किया, ये सारी चीज़ें वैसी है, अगर वॉलंटरी कोई निकल जा रहा है तो फिर वो सस्पेंड हो जाएगा, पार्टी वॉलंटरी पार्टी को छोड़ रहा है सस्पेंड हो जाएगा, वोट पार्टी के अगेंस्ट कर रहा है या तो पार्टी जैसे बोल रही है वैसे नहीं कर रहा है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में या तो पार्लियामेंट में, तो वो सस्पेंड हो जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा है और 6 महीने की बात कर रहा है तब भी वो सस्पेंड हो जाएगा। इंडिविजुअल इंसान किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तब भी वो सस्पेंड हो जाएगा, है ना। ये सारी बातें वैसी की वैसी है और स्पीकर के लिए भी सेम है, लेकिन यहाँ पे 1/3 की जगह पे 2/3 कर दिया। अब मान लीजिए कि 90 लोगों की पार्टी है और उसमें से 60 लोग अगर एक साथ चले जाते हैं तभी वो सस्पेंड नहीं होते, वरना हो जाएंगे। ये 91st का ये चेंजेस इसमें किया हुआ है दोस्तों। क्लियर? ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदांतम सत्यनारायण इज नॉन टू बी द ग्रेटेस्ट गुरु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस। कौन से डांस के सबसे ग्रेटेस्ट गुरु माना जाता है वेदांतम सत्यनारायण जी को। ये दोनों सेम ही इंसान है दोस्तों। ये होती है किसी आर्टिस्ट की जो ये आर्ट्स जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे लेडी है कि जेंट्स है, लेकिन ये सत्यनारायण जी ये है। अब देखिए कौन से डांस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, 10 सेकंड आप अपना टाइम लीजिए और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। चलो, पहला ऑप्शन है हमारा ओडिसी और कथक। सी में भरतनाट्यम के गुरु है और कुचिपुड़ी के गुरु, या तो ओडिसी कथक, कौन से डांस के गुरु माने जाते हैं, सबसे ग्रेट महान गुरु माने जाते हैं। तो आंसर है कुचिपुड़ी। देखिए, ये सत्यनारायण जी जो है उसका बर्थ हुआ था दोस्तों, बॉर्न हुआ था कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी एक विलेज है। देखिए, जो विलेज में जिस डांस, जहाँ से डांस शुरू हो रहा है वहाँ पे इंसान का बॉर्न हो रहा है तो फिर तो महान उस डांस में होना ही है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ पे, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के कुचिपुड़ी गांव में सत्यनारायण जी का बॉर्न हुआ था। और वहाँ पे पहले ये सत्यनारायण जी को अपने भाई, बड़े भाई ने ये डांस सिखाया था। बाद में कुछ जो लेजेंड इस डांस के थे उसके पास से डांस सीखा था और बहुत कम एज में डेब्यू किया था इस डांस के लिए सत्यनारायण जी ने। देन हाँ, अब यहाँ पे कृष्णा नाम आया, कृष्णा। तो कृष्णा से हमें क्या याद रखना है, कृष्णा से हमें याद रखना है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर रिवर को ऐसे ड्रॉ कर देना है और कृष्णा रिवर यहाँ पे लिखना है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहाँ लोकेटेड है, सतारा में लोकेटेड है। सतारा कहाँ लोकेटेड है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। यहाँ तक कृष्णा रिवर कहाँ पे खत्म होती है, कहाँ कितने स्टेट से पास होकर जाती है, महाराष्ट्र से, फिर कर्नाटका से, फिर ये तेलंगाना से, फिर आंध्र प्रदेश से, इतने स्टेट से पास होकर जाती है। फिर कहाँ खत्म होती है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म हो जाती है। कितने किलोमीटर की लेंथ है, 1400 किलोमीटर की लेंथ है। डन, ओके चलो। और अब यहाँ पे जैसे कुचिपुड़ी, हाँ, तो कहाँ का डांस हुआ, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी डांस हुआ। कुचिपुड़ी डांस दोस्तों जो प्लेट ये जो डांसर है उसके वो अपने दोनों पैर को प्लेट में रखकर फिर उसके ऊपर डांस करते हैं। वो बहुत ज़बरदस्त सीन होता है। कभी जब भी आप गूगल में सर्च करिएगा या तो यूट्यूब में सर्च करिएगा कुचिपुड़ी डांस, देखिए एकदम कितना ज़बरदस्त डांस किया जाता है। और यहाँ पे भरतनाट्यम है, तो ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। यहाँ पे भ जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है भाव, तो चेहरे के जो भाव है,
और यहाँ पे लिखा है रा, रा का मतलब राग जो है, राग। ता का मतलब होता है ताल, और नाट्यम का मतलब होता है ड्रामा। तो कई कई सारी चीज़ों का, कई सारे आर्ट्स का मिक्सचर है, वो है भरतनाट्यम। कथक जो है दोस्तों वो बड़ा आया है कथा से, जो उत्तर प्रदेश में जिसको परफॉर्म किया जाता है। ओडिसी डांस, जिसको भगवान जगन्नाथ के लिए, जो पुरी में टेम्पल है, उसको ये डेडिकेट किया जाता है, उस डांस को उसको ऑफर किया जाता है जगन्नाथ भगवान। यहाँ तक क्लियर? ओके चलो। अब हमारा जो मेन जो आंसर है, कुचिपुड़ी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश में लोकेटेड। और आंध्र प्रदेश के बारे में मैं बताऊं तो सीएम कौन है वहां के अभी? सीएम है चंद्रबाबू नायडू। और डेप्यूटी सीएम कौन है? पवन कल्याण। पवन कल्याण। और गवर्नर कौन है यहाँ पे? गवर्नर है सैयद अब्दुल नाजीर। ये सैयद अब्दुल नाजिर जो गवर्नर है, उससे मुझे कुछ बात याद आ रही है दोस्तों, मैं आपको याद आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बार 2000 ये 3 में ये कर्नाटका हाई कोर्ट के जज बने थे। फिर 2017 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने। और शायद ये भी कहा जाता है ये सैयद अब्दुल नज़ीर साहब के बारे में कि ये 3 जज अब तक जो हुए उसमें से एक जज ये भी है जिसको जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं थे लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। वरना ये ट्रेडिशन नहीं चलता है कि हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके जज बनते हैं। तो ये उसमें से जो एक सैयद अब्दुल नाजिर जी एक एक्सेप्शन है हमारे लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट केसेस में जो है वो वर्डिक्ट देने में और जस्टिस देने में, जजमेंट देने में सैयद अब्दुल नाजिर जी उसमें रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं 2017 में जो ये 2017 का जो केस हुआ था, ट्रिपल तलाक वाला जो मामला था, ट्रिपल ट्रिपल तलाक वाला जो केस था, उसमें भी ये सैयद अब्दुल नाजिर जी थे जिसने 2/3 से उस जजमेंट को दिया था। जैसे 2/3 में मतलब 2 लोग अगेंस्ट थे और 3 लोग सपोर्ट में थे, 5 जन की बेंच, 5 जजेस की बेंच थी। तो इसमें 2 लोगों में से एक सैयद अब्दुल नज़ीर भी थे जिसने बोला था कि शरिया के हिसाब से ये ट्रिपल तलाक वाला मामला सही है, जिसको ये सपोर्ट किया था इस मतलब जजमेंट को। दूसरा 2019 में जो अयोध्या वाला हुआ था दोस्तों, अयोध्या वाला जो केस हुआ था, अयोध्या राम मंदिर वाला केस हुआ था, उसमें भी 5 जज की बेंच थी और 5-0 से उसमें डिसीजन आया था। और उसमें ये अयोध्या वाले केस में सैयद अब्दुल नज़ीर साहब इसमें थे और उस बिल को, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, उस वर्डिक को यहाँ पे 5-0 से दिया गया था जजमेंट को। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रयाग इन इंडिया। स्टेटमेंट कुछ दिए हुए हैं और ये गंगा रिवर सिस्टम के बारे में मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, 4 स्टेटमेंट हमारे सामने है। उस 4 स्टेटमेंट में एक एक 1 बाय 1 एक एक स्टेटमेंट को रीड करते जाइए और उसमें से ये ध्यान रखना कौन सा करेक्ट है, ये हमें पूछा है, ये हमें ध्यान रखना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रयाग के बारे में। प्रयाग के बारे में, द वर्ड प्रयाग मीन्स कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर। जब 2 रिवर मिलती है उसको प्रयाग बोलते हैं। स्टेटमेंट दूसरा क्या है, द मोस्ट फेमस प्रयाग एट द इलाहाबाद प्रयागराज वेयर अ रिवर गंगा यमुना सरस्वती मीट। तो सबसे फेमस जो प्रयाग है वो 3 प्रयाग है, गंगा, यमुना और सरस्वती, जहाँ पे मिलती है वो इलाहाबाद प्रयागराज वाला। थर्ड स्टेटमेंट है पंच प्रयाग रिफर टू द 5 कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा इन उत्तराखंड। तो ये गंगा रिवर जो है उत्तराखंड, वहाँ पे 5 प्रयाग मिलते हैं, 5 अलग अलग जगह पे रिवर मिलती है। फोर्थ हमारा स्टेटमेंट है विष्णु प्रयाग द अलकनंदा रिवर मीट द धौलीगंगा। मतलब अलकनंदा रिवर, धौलीगंगा और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। तो 4 स्टेटमेंट में जो भी आप अपनी 10 सेकंड लीजिए, जो भी आपको सही आंसर लग रहा है उसको टिक करें, स्टेटमेंट कौन सा आपको सही लग रहा है। फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या आंसर आता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है कि जहाँ पे 2 रिवर मिलती है उसको कन्फ्लुएंस बोलते हैं। और ये इलाहाबाद में 3 रिवर मिलती है, ये भी बात सही है। और उत्तराखंड में जो ये 5 रिवर, 5 कन्फ्लुएंस है पंचप्रयाग गंगा रिवर की, ये भी बात सही है। और धौलीगंगा और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं, ये भी बात सही है। तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देखिए अब पूरा सिस्टम में आपको ड्रॉ करके यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम कैसे वो याद रखें। जैसे बी और के में कौन सा अल्फाबेट पहले आता है, तो बी आता है, तो पहले आप बी लिख दीजिए यहाँ पे। फिर के आता है, के लिख दीजिए यहाँ पे। फिर आप जी लिख दीजिए और वह यहाँ पे वाई लिख दीजिए, बराबर।
ये बी से बद्रीनाथ हो गया, के से केदारनाथ हो गया, जी से गंगोत्री हो गया, वाई से यमुनोत्री हो गया। अब यहाँ से एक रिवर को निकालना है ऐसे, देन यहाँ पे खत्म कर देना। चलो फिर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया रहे। ये जो रिवर है उसको पहले पहले नाम लिख देता हूँ। ये रिवर है अलकनंदा, बराबर, अलकनंदा। फिर फिर यहाँ से एक रिवर आएगी, फटाफट मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये जो एक रिवर आएगी वो है धौली गंगा। जो धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ पे मिल रहे हैं उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और यहाँ से अब एक और रिवर आएगी जिसको बोलते हैं पिंडर गंगा। तो पिंडर गंगा और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। एक और रिवर यहाँ से आती है दोस्तों जिसको बोलते हैं नंदाकिनी। तो नंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। और एक यहाँ पे केदारनाथ है, केदारनाथ से जो एक रिवर आती है और अलकनंदा से मिलती है उसको बोलते हैं ये रुद्रप्रयाग। जो रिवर निकलती है वो है मंदाकिनी। एक और रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है गंगोत्री से, वो है भागीरथी, भागीरथी रिवर। तो भागीरथी रिवर और अलकनंदा जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं देवप्रयाग। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। तो ये पंचप्रयाग, ये विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये पंच प्रयाग कहाँ पे मिलेंगे? उत्तराखंड में, गंगा रिवर सिस्टम के। अब आपको फिर यहाँ से आगे चले जाना है। फिर यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। कलर क्यों चेंज कर रहा हूँ? ये रिवर का, अलकनंदा का, वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगा उसका कि मैं कलर चेंज करने का क्या रीजन है। देखिए यहाँ से देव प्रयाग से गंगा रिवर शुरू होती है, यहाँ तक तो होती है अलकनंदा। फिर ये देव प्रयाग से जो रिवर आगे जाती है वो होती है, ये होती है गंगा। ये वाला गंगा यहाँ देवप्रयाग से शुरू होती है। अब यहाँ पे, यहाँ से निकलेगी रिवर कौन सी? यमुना रिवर निकलेगी। और यमुना रिवर जाके उत्तर प्रदेश में मिलती है गंगा से। इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो ये दो रिवर मिलती है उसको बोलते हैं प्रयागराज, प्रयागराज। डन। अब ये कहाँ पे? इलाहाबाद में। पहले क्या, इलाहाबाद, अभी क्या बोलते हैं उस इलाहाबाद को? ये प्रयागराज। इलाहाबाद कहाँ पे? यूपी में। यूपी की क्या कैपिटल है? लखनऊ। डन, यहाँ तक क्लियर। हाँ, फिर यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो है, यहाँ ये लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी जो है गंगा की, यहाँ से एक रिवर आती है घाघरा रिवर। फिर यहाँ से दूसरी रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी है वो गंडक रिवर। फिर एक ट्रिब्यूटरी और है जो है कोशी रिवर। ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपको बताऊं तो एक यहाँ पे विंध्याचल माउंटेन है। विंध्याचल माउंटेन से निकलती है सोन रिवर जो गंगा को मिलती है। तो इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। अब ये विंध्याचल माउंटेन के ऊपर जो है, ये यहाँ से और दो रिवर निकलती है जो है, एक है चंबल और एक है बेतवा, जो यहाँ पे यमुना रिवर को मिलती है। चंबल एंड बेतवा एक रिवर है, सोन रिवर, वो गंगा को मिलती है। यहाँ तक क्लियर। विंध्याचल से नीचे जाओगे तो नर्मदा रिवर आएगी। और नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। भोपाल किससे नाम आया था? किंग भोज से नाम आया था। किंग भोज कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते? परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते। चलो वापस हमारे क्वेश्चन पे आ जाते फटाफट। देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा हो, ये पूरा इमेज रखी हुई है, लेकिन खुद से जब एक बार प्रैक्टिस करेंगे तभी याद रहेगा, वरना इमेज के भरोसे रहोगे तो नहीं याद रहेगा। धौली गंगा जहाँ पे मिलती है अलकनंदा से, वो ये विष्णु प्रयाग। फिर जहाँ पे नंदा किन्नी मिलती है वो नंद प्रयाग। यहाँ पे पिंडर गंगा मिलती है वो कर्ण प्रयाग। जो मंदाकिनी जहाँ पे मिलती है केदारनाथ से शुरू होती है वो रुद्र प्रयाग। फिर यहाँ पे भागीरथी मिलती है देव प्रयाग पे, और यहाँ से आगे गंगा शुरू होती है। डन। अब यहाँ से एक और सिस्टम मुझे बतानी थी दोस्तों आपको। जैसे यहाँ पे एक और बता देता हूँ, चलो। तो ये गंगा रिवर वाला सिस्टम जो है, यहाँ से गंगा रिवर वाला सिस्टम, यहाँ से गंगा शुरू होती है। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देवप्रयाग, देवप्रयाग। और यहाँ से गंगा शुरू होती है। और यहाँ पे जब बांग्लादेश में एंटर होती है, ये बांग्लादेश वाला मामला है, तो बांग्लादेश में जब एंटर होती है तब उसका नाम हो जाता है पद्मा। फिर यहाँ से एक और रिवर ओरिजिनेट होती है जो मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है। उसके सामने से यहाँ पे इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। इंडस रिवर नॉर्थ में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे ये ईस्ट की डायरेक्शन में आती है। और ईस्ट की डायरेक्शन में जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो ओरिजिन पॉइंट है मानसरोवर, उसका नाम है चम यंग दंग ग्लेशियर, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर वो तिब्बत में से निकलते हुए, तिब्बत में से जब वो निकलती है तब उसका नाम है ये यारलंगसांग।
तिब्बत में उसको बोला जाता है यारलमसांगपो। फिर वहाँ से वो एकदम अचानक वो जा रही होती है ईस्ट में और अचानक टर्न लेती है, यू टर्न लेती है, ये यहाँ नामचा बारवा माउंटेन, यहाँ से यू टर्न लेती है। फिर वो एंटर होती है आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम होता है दिहांग। दिहांग से वो एंटर होती है आसाम। आसाम में जब होती है तब उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। और आसाम से जब वो बांग्लादेश में जाती है तब उसका नाम होता है जमुना। और गंगा रिवर जब ये बांग्लादेश में एंटर होती है तब उसका नाम होता है पद्मा। ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में एंटर होती है तब उसका नाम होता है जमुना। और पद्मा और जमुना मिलकर बनती है मेघना रिवर। तो आगे जो बे ऑफ बंगाल में फाइनली मिलती है वो मेघना रिवर। डन। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, गंगा रिवर जो यहाँ से देवप्रयाग से ओरिजिनेट होती है वो जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो पद्मा होती है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा जो मानसरोवर से ये ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है, वहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है, चमदंग यंग ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है। तो तिब्बत में से निकलती है, तिब्बत में उसका नाम है यारलुंगसांगपो। जब यूटर्न लेती है कौन से माउंटेन से यूटर्न लेती है, नामचा बारवा माउंटेन से यूटर्न लेती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है तो तब उसका नाम है दिहांग। और जब आसाम में आती है तो ब्रह्मपुत्र। फिर जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो जमुना, और पद्मा और जमुना मिलकर बनाती है मेघना। तो ये पूरा गंगा रिवर सिस्टम है दोस्तों। और सारे के सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए, और जितना दिया उससे ज़्यादा ही कुछ हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो हमारा फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है डी, 1 2 3 4 सारे के सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट दिए, कोई भी इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें नहीं है। तो हमारे साथ ये भी आप ये इमेज भी अपने दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत बार इसमें एग्जाम में से ये इमेज से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लास्ट तक हम हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।